Hey guys, very warm welcome to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे एक नई सीरीज की शुरुआत जिसका नाम है करंट अफेयर ऑन वीकेंड। ये हर सैटरडे संडे आपको मिल जाया करेगी, या तो सैटरडे को या संडे को, तो इसे देखना ना भूलें आप। और ये आपकी मदद करेगी एनडीए, सीडीएस, एफकेट सभी एग्जाम में। और जो जितनी भी न्यूज़ होगी वो 1 वीक पुरानी होगी, मतलब जैसे 9 फैब से लेके 15 फैब, मतलब यहाँ के फ्राइडे तक ये सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक बात नोटिस की है, जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है या आरबीआई का एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उनमें जीके का पैटर्न अलग होता है, मतलब करंट अफेयर का पैटर्न थोड़ा अलग होता है और हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है। हमें इतना वास्ट में नहीं जाना होता जितना यूपीएससी, आरबीआई और एसएससी ले जाता है। शायद वहाँ पर वास्टनेस की लेवल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो बैठते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और आजकल सीडीएस में अगर आप जाते होंगे तो आपको आधी सीटें खाली मिलती होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है। हम खाली उन बातों पे फोकस करेंगे जो इन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, पर्सनल न्यूज, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल समिट्स, उनकी लोकेशन, उनके थीम्स, एग्रीमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, उनके बॉर्डर, जैसे इस बार आया था चाइना सी के ऊपर। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। सीडीएस 1 2019 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें चाइना सी की बात की थी, तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम और बात करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, विच पार्टी डज ही बिलोंग टू, ऑल्दो ये जो चीज़ें हैं मैं पर्सनल न्यूज़ में ही काउंट करता हूँ। और बाकी ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने देखा होगा, यूएन, यूनेस्को, इन सब के बारे में वो पूछ लेता है, और भी ऐसी कई हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो मैं इन पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा वक्त के साथ, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग, बट फिलहाल हमारे जो मेन कंसर्न होंगे वो यहाँ तक होंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। देखिए, ये जो हैं इंसान जो देख रहे हैं, जो बड़े मुश्किल से मुस्कुरा पा रहे हैं, इनका नाम है एल सी सी। एल सी सी इलेक्टेड हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अभी एल सी सी हैं कौन? इनका पूरा नाम है अब्दुल फाता अल सीसी। ये प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। इनको अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब देखिए, ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो उसका हेडक्वार्टर है यहाँ अदिस अबाबा में। ठीक है, और जो अफ्रीकन यूनियन बनाई गई थी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हटाकर बनाई गई थी, मतलब उसको रिप्लेस करके बनाई गई थी, और उसके टोटल मेंबर है 55। ठीक, तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। तो हमारे ये ले इंपॉर्टेंट कौन हो गए, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, ये कौन है चेयरमैन, कौन है, अफ्रीकन यूनियन किस चीज को रिप्लेस करके बनाई गई थी, ये मेन बात है। और टोटल कंट्री हो गई 55, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? अदीस अबबा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हर साल होती है, वो होती है दुबई में, यूएई में। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर हो गया दुबई में। अच्छा, जो इसके की पीपल हैं, चेयरमैन है मोहम्मद बिन अब्दुल एल गिरवाई, और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं ओमार सुल्तान अल उलामा। ठीक, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बात। इसके साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए वो ये थी कि यहाँ पर जो एजेंडा इन्होंने सेट किया है वो नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट को फोकस करने की, हाउ दे कैन हार्नेस इनोवेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व यूनिवर्सल चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी को हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से कैसे एक बेहतर बना सकते हैं या सुधार सकते हैं, उस पर बात करी। और ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया टू प्रोवाइड अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू शोकेस एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्मार्ट सोल्यूशन ऑन चेंजेस द नेशन, मतलब कोई भी जैसे हम जुगाड़ जो हम करते हैं उससे कोई ना कोई एक नया सोल्यूशन बनाया जाए। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए हो गई, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हर साल कहाँ होती है? दुबई, यूएई में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके चेयरमैन कौन है, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल आई गरवाई, ये हमारे चेयरमैन हैं। और यहाँ पर ओमार सुल्तान आई उल्मा, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर भी देख लीजिए, 2013 है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस। देखिए, कटलस एक्सप्रेस एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ये सारे देश करते हैं। इसका रीजन क्या है? इस एक्सरसाइज का सिंपल एक रीजन ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, कहाँ? वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। ठीक, इसलिए, और यहाँ पर जो इस बार इंडियन नेवी का एक रिप्रेजेंटेशन में एक्सरसाइज में एक जहाज आया था वो है आईएनएस त्रिकंड। ये आपको पता होना चाहिए, आईएनएस त्रिकंड है इस एक्सरसाइज। ये एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर होती है? वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ठीक, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात हमारी एक्सरसाइज की। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है इंडियन आर्मी होल्ड एन एक्सरसाइज तोपची। तोपची एक्सरसाइज क्या होती है? तोपची एक्सरसाइज जो है ये नेशनल, मतलब ये किसी देश के साथ नहीं की जाती,
ये सिर्फ हमारी आर्टिलरी फायर पावर को कि उसकी कैपेसिटी देखने के लिए की जाती है। अब इसमें क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एसएसबी में पूछ सकते हैं। अल्ट्रा लाइट हाउटाइजर M777 आपसे कैसे पूछेंगे कि कोई भी एक आर्टिलरी का नाम बता दो, तो वो हो गई अल्ट्रा लाइट हाउटाइजर M777। ठीक है, ये इंडियन आर्मी में एसएसबी में पूछ लिया जाता है कि डिफेंस की नॉलेज कितनी है। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो वो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपसे पूछ सकते हैं रेडार इंडियन आर्मी में यूज होता है, क्या आप किसी एक रेडार का नाम बता सकते हैं? तो उसका नाम है स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक आखिरी बात, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था दियोली कैंप पे। दियोली कहाँ पर है? वो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये सबसे पुराना बेस है। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्टिलरी है जो दियोली में। अब देखिए, इस बार का अगर आपने CDS 1 2019 दिया है तो आपको पता होगा, आपसे पूछा गया था एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है। तो ये ऐसे सवाल यहाँ से बन जाते हैं। स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पर लोकेट है? वो है दिवाली में। दिवाली कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मल्टीनेशनल कोबरा गोल मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट्स इन थाईलैंड। देखिए, ये जो एक मल्टीनेशनल कोबरा गोल एक्सरसाइज है, थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट ने शुरू करी थी। ठीक है, इसमें 29 नेशंस रहते हैं और इनका एक एजेंडा होता है। इनका एजेंडा ये है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग फील्ड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में काम करेंगे। ठीक है, अब वैसे तो इतना डीप पूछता नहीं है CDS या NDA या FCAT, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए शायद कहीं आ जाए तो, कि इंडिया ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी। इंडिया ने ये फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज की थी मल्टीनेशनल कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज 2016 में। ठीक, दूसरी बात, जो चाइना को इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने का मौका मिला है वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन में मिला था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मैंने यहाँ पे बात की था मिलिट्री फील्ड ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग, तो उनको सिर्फ जो मौका मिला है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में मिला है खाली। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज किसने स्टार्ट की थी? वो यूनाइटेड स्टेट और थाईलैंड ने की थी। ये इंपॉर्टेंट, 3 फैक्ट, यूनाइटेड स्टेट और थाईलैंड। दूसरी बात, इंडिया ने 2016 में की थी। तीसरी बात, चाइना ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में ही इसमें पार्ट लेता है और कोई किसी चीज में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है डिफेंस इनोवेशन हब। आपको पता है आजकल मेक इन इंडिया हमारे यहाँ इंडिया में बहुत बूस्ट पे है, तो उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। एक है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो BL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, मैं दोबारा बोलता हूँ। HAL और BL ने ऑर्गेनाइज कराया है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। रुकिए मैं थोड़ा साफ करता हूँ। हाँ देखिए, जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और ये किसने सेटअप किया था? HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मतलब डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज बनाई गई है, IDX है इनोवेशन और डिफेंस एक्सलेंस, और इसके 2 जगह सेंटर बनाए गए हैं। एक है कोयम्बटूर जो कि आता है आपका तमिलनाडु में, और दूसरा आता है नासिक। ठीक है, ये आता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इनके दोनों सेंटर बनाए गए हैं इनोवेशन और डिफेंस एक्सलेशन में। अच्छा, यहाँ पर पार्ट तो कोई भी ले सकता है, ऐसे मतलब MSSME जो भी पार्ट हैं वो सभी ले सकते हैं, पर खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना बात याद रखिए, ये बना इसलिए गया है कि फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग MSME, स्टार्टअप, इंडिविजुअल इनोवेटर, R&D इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, ये सब। ठीक है, बट ये इनोवेशन किस लिए? डिफेंस में, एरोस्पेस में। ये बात, इसमें कुछ बातें जो मैं याद करने के लिए वो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, वो ये हैं। सबसे पहले कि डिफेंस इनोवेशन हब किसने सेटअप कराया? ये करा BEL ने और HAL ने। ठीक, उसके बाद इन डिफेंस इनोवेशन हब के अंदर क्या बनाया? IDX। ठीक है, ये 2 जगह है, ये कहाँ है? कोयम्बटूर और नासिक में। और जो इन डिफेंस इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर का नाम तो आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। इसका नाम है चिनॉक हेलीकॉप्टर। इसके 2 ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? सबसे पहले इसका काम है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो वर्टिकल लिफ्ट करता है किसी चीज को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप, आर्टिलरी, इक्विपमेंट, फ्यूल। ठीक है, अब ये हमने लिया किससे है? ये लिया है हमने बोइंग नाम की एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी से। ठीक है,
और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में 2019 में इंडक्ट हो जाएगा, मतलब इसी साल। ठीक, अब इसके साथ हमने बोइंग के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने की बात की है, वो है अपाचे हेलीकॉप्टर। अगर आप अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, ये यूएस का इतना इम्पॉर्टेंट चॉपर है जो कि एक फाइटर चॉपर है। ठीक है, और ये हम 22 लेने वाले हैं और 15 हमने चिनॉक लिए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट फाइल है जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी एसएसबी में तो काम आएगा ही आएगा, प्लस सीडीएस और एनडीए प्लस एफकैट में भी काम आएगा ही आएगा। ये एक फॉर श्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चिनॉक आजकल आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, मतलब हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। तो मैंने एक बात नोटिस की है, जो हर चीज़ न्यूज़ में ज़्यादातर पॉपुलर रहती है वो जो एग्जामिनेशन है सीडीएस एनडीए या एफकैट, वो उन्हें ज़रूर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजीत प्रोपेल्ड मिसाइल। अब देखिए, डक्टेड रमजीत प्रोपेल्ड मिसाइल, अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है और रेगुलर मिसाइल का नाम भी नहीं लग रहा। ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, बट ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसका नाम कैसे है ये, बट ये बात हम करेंगे कि ये किस टाइप की मिसाइल है। ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, एयर टू एयर। ठीक है, इसको 500 करोड़ लगे हैं बनाने में और 5 साल में ये बनी है। अभी डेमोस्ट्रेट में आई है, अभी फंक्शन में नहीं आई है। ये बनाई किसने? ये बनाई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने। और ये एक हाई सुपरसोनिक स्पीड अबव मैक 2, जो कि एक स्पीड को, मतलब साउंड की स्पीड को नापने की एक तरीका है, उसके उसके ऊपर है। मैक 2 इसकी स्पीड, आप याद रखें। जैसे हम कहते हैं 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो हम जब मिसाइल की या सुपरसोनिक, मतलब साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलने वाली चीज़ को हम जब काउंट करते हैं तो हम उसे मैक में काउंट करते हैं। तो इसकी स्पीड है मैक 2। चलिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल क्या क्या हुए। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने। ठीक है, ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में आई है, अभी इंडक्ट नहीं हुई है। और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मैक 2। अच्छा, हमारे पास एक और सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, वो हमने रशिया के साथ बनाई थी, और उसकी खास बात ये है, वो एयर टू एयर, लैंड टू एयर और सरफेस टू एयर तीनों फॉर्मेट में भेजी जा सकती है। उस मिसाइल का नाम बताइए। उसका नाम बी से शुरू है, ये मैंने आपको हिंट और दे दी है, तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आगे, पीएम लेज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेला टनल। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर श्योर एनडीए सीडीएस एफकैट में तो पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है, ये एसएसबी में एक रीजनेबल आंसर की फॉर्म में आप दे सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट क्या है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग रोड नियर बॉर्डर। देखिए, यहाँ पर है चाइना, ये जहाँ पर दिख रहा है ना आपको ये बॉर्डर, ये है चाइना, ये है भूटान। तो आप ये देख रहे हैं बॉर्डर के पास बहुत ही नज़दीक में सेला पास है। ठीक, और ये अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है, जो कि चाइना एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में काउंट करता है। ठीक, यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको दिखा रखी है। अब देखते हैं आगे। सेना टनल बनाया तो गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट आप इसे कह सकते हैं भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में 2018 में यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने इस बारे में डिक्लेयर किया था कि ये बनेगा अंडर 687 कॉस्ट में और 3 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व क्या है, टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, और दूसरी बात है टू टनल्स हैं जो कि 1790 और 475 मीटर की है। ठीक है, इसके बाद ये जिस चीज को कनेक्ट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तेजपुर टू तवांग। ठीक है, और इससे 1 घंटा जर्नी कम हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारे लिए डिफेंस फोर्स में कैसे काम आएगी। देखिए, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, वरना जैसे जो पहाड़ी इलाकों में जो एरिया होते हैं वो 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने ओपन रहते हैं। बट इससे क्या होगा कि सेना टनल से जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो वहां पर तवांग जगह है जो बॉर्डर के पास है, जो हमेशा आपने सुनी भी होगी, तवांग जगह है, वहां से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और हमारी आर्म फोर्स वहां जल्द से जल्द पहुंच पाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फैक्ट फाइल क्या हो गई, सेला टनल, जो सेना टनल है, देखिए यहाँ पर है, हाँ, अभी बनी नहीं है सेना टनल, वो बनने जा रही है। यहाँ पर फाउंडेशन लिखा है, मैं यही चेक कर रहा था कि देखिए यहाँ पर फाउंडेशन लिखा है। सेना टनल का फाउंडेशन हुआ है, 3 साल में कंप्लीट हो गई, मतलब 2019 अभी चल रहा है, तो अभी 2021 तक कंप्लीट होगी। ठीक है, ओके, ये कौन से प्रदेश में है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो बनाया गया है वो कौन से बॉर्डर के एरिया को कनेक्ट करेगा, वो है तेजपुर टू तवांग। ठीक है,
आखिरी बात, इससे ये कैसी कैसी कनेक्टिविटी देगा, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा हमारी आर्म फोर्स को, और ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस करेगा अराउंड 1 आवर, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर्सन इन न्यूज में। देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी अगर 2018 में बात करें तो उनके देहांत के बाद दुनिया भर, मतलब इंडिया में और दुनिया भर में भी कई जगह उनके नाम पे चीजें रखी गई, और इस वजह से कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, क्योंकि जो भी चीज बदली गई वो इनके नाम पे थी। बट क्योंकि 2019 में इसकी फ्रिक्वेंसी अब कम हो गई नाम चेंज होने की, तो अब ये चांसेस हैं ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कब कहाँ पर चीज बनाई गई। तो अभी एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट जो बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो पार्लियामेंट में बनाया गया है। ठीक है, बट अब अटल बिहारी वाजपेयी किसी और बातों से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 टर्म्स के लिए बने थे। पहला था 13 डेज का 1996, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाज 13 मंथ 1998 टू 1999, और थर्ड था फुल टर्म 1999 टू 2004। तो 3 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। ये फर्स्ट नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर थे जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उनके रिजाइन में, मतलब जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में, और कारगिल वॉर भी फॉट की थी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिल चुका है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट फाइल है कि हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, तो वहां आपको हटाना पड़ सकता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। अब आगे चलते हैं, ये फिर अगेन पर्सन इन न्यूज में आ जाता है। देखिए, इनका नाम है पीए सांगमा, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मेघालय के, और एक स्टेडियम है दिक्का बंदी स्टेडियम, इसका नाम चेंज होकर इनके नाम पे रखा जा रहा है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एक और, ये है लॉ जस्टिस जुडिशियल पावर, ये बुक एंड ऑथर में भी आ सकता है, पर्सन इन न्यूज में भी आ सकता है। तो देखिए आपके नसीब में कैसे लिखा है। तो पहले इसके बारे में है कि लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जो किताब लिखी गई है वो जस्टिस पी.एन. भगवती की बुक है। ठीक है, इनके बारे में खास बात क्या है, इनके बारे में एक ही खास बात है, जो पीआईएल का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है वो इनके द्वारा ही इनिशिएटेड है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहां पर आप इस फैक्ट फाइल को याद रखें और इस फैक्ट फाइल को याद रखें। अगला देखिए, सीडीएस एनडीए एफकैट की आदत है कि अगर कोई फिल्म फेयर या कुछ ऐसा फिल्म से रिलेटेड कुछ अवार्ड सेरेमनी हुई है दुनिया में, तो वो जरूर पूछी जाती है। ये है बफ्ता फिल्म अवार्ड 2019, ये कहते हैं इसे हम ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। यह अवार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है रोमा को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का नाम है द फेवरेट। लीडिंग एक्ट्रेस ओलिविया कॉलमॉन, 2 फेवरेट मूवी की हैं, और लीडिंग एक्टर हैं रामी मैलेक, भूमिन, सॉरी मेरी जीभ लड़खड़ा जाएगी, मैं इसे पक्का पढ़ूंगा, तो इसका नाम है रैप्सोडी, भूमिन रैप्सोडी को मिला है लीडिंग एक्टर राम मलिक का। ठीक है, सॉरी, राम मलिक को मिला है भूमिन रैप्सोडी का लीडिंग एक्टर अवार्ड। डायरेक्टर हैं अल्फांसो कुरैन रोमा के, ठीक है, जो रोमा मूवी है उनके अल्फांसो जी को मिला है। और ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म जो आई है, बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म, वो है रफाजू। और ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म खाली आई है वो 73 का। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस चीज को। ब्रिटिश बेस्ट फिल्म रोमा, ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म 73 का, ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन फिल्म रोगोस, डायरेक्टर अल्फांसो को मिला है जो कि रोमा को जिन्होंने डायरेक्ट किया था। लीडिंग एक्टर राम मैलेक, जो कि बोमेन एक फिल्म थी उसके अंदर उन्होंने काम किया। ठीक है, अब आगे है लीडिंग एक्ट्रेस ओलिवा ओकॉलमॉन, उन्होंने फेवरेट मूवी में काम किया, और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म रही द फेवरेट, और बेस्ट फिल्म रही रोमा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड, मतलब काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है दिस इज अमेरिका को, और एल्बम है इस साल की गोल्डन आवर, और सॉन्ग ऑफ द ईयर है दिस इज अमेरिका। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं दुआ लीपा। ठीक है, पॉप सोलो परफॉर्मेंस है जोना, वेयर डू यू थिंक यू आर गॉन, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट पॉप ड्यूओ ग्रुप परफॉर्मेंस है शैलो की। बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम है माई वे, और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम है स्वीटनर, और बेस्ट डांस रिकॉर्डिंग है
इलेक्ट्रिसिटी की, और बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम है वुमेन वर्ल्ड वाइड की। ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा फैक्ट फाइल है पर इनकी शॉर्टी ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में आने की, कि मतलब आप कोई और फैक्ट फाइल याद करें ना करें, पर ये ग्रैमी अवार्ड्स या फिल्म अवार्ड्स इन्हें कहीं ना कहीं कर लें, दिन में 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, आगे हैं सिद्धार्थ लाल। इनको EY एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है। कौन है ये? देखिए, ये CEO हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के एचर मोटर के, और इन्होंने अपलिफ्ट करने का काम भी किया है रॉयल एनफील्ड इंडिया को। ठीक है, तो EY एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है। इसके साथ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विप्रो के चेयरमैन को, मिस्टर अजीम प्रेमजी को। इसके साथ एक और बात, यह EY क्या है? वैसे तो इसे इतना जानने की जरूरत है नहीं, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। EY है लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विस फर्म। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड देना शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में। अगला, इंडियन हिस्टोरियन संजय सुब्रमण्यम को मिला है डैन डेविड प्राइज। इनको ये अवार्ड शेयर करना पड़ा है किसके साथ? वो हैं प्रोफेसर केनेथ पॉमरेज, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 में हुई है, और ये जो समिट है इसकी हम बात करें तो इसका जो एजेंडा रहा है, अटेनिंग द 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। ठीक है, ये इसकी हम थीम कह सकते हैं कि इस थीम पर ये बना है। अब इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली में। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये इस साल हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? वो थी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम आप फिर से एक बार देख लीजिए। थीम है इसकी अटेनिंग 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। ये इसकी थीम है। ओके गाइस, इस पूरी पीपीटी की आपको PDF मिल जाएगी मेरे फेसबुक लिंक पे और गूगल ड्राइव पर। ठीक है, फेसबुक पेज पे जरूर जाएं, वहां पर आपको और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको जरूर मिलेंगे। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए अभी पुलवामा में CRPF के हमारे जवान शहीद हो गए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अभी अपना काम कर सकते हैं कि हम फौज में इंडक्ट हो जाएं, पर इसके साथ एक काम और कर सकते हैं कि हम उनकी फैमिली को सपोर्ट कर लें। और मतलब हमारी जो सरकार है वो क्या एक्शन लेगी वो तो बात की बात है इस बात पे, बट अभी जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं उनकी फैमिली को मदद करके। देखिए, मेरे को पेटीएम कोई पैसे नहीं दे रहा है, बट आप कोई भी सोर्स जानते हो, चाहे पेटीएम है या दुनिया भर के कोई भी है, वहां जाके इनको डोनेशन दीजिए, जिससे इनकी फैमिली को कम से कम लगे कि कम से कम देश तो हमारे साथ खड़ा है, हमारे अपनों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसके साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, पर उससे पहले ये मेरा फेसबुक लिंक है, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। इस पर आप जाइए, यहाँ पर आपको सारी डिफेंस के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा जो आपको NDA सीडीएस एप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा। और यही मेरा यहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड नाम से भी मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आपको इस तरह आपको नोटिफिकेशन हर बार मिलती रहेंगी पोस्टिंग फॉर्म में, जिससे आपको पता लगेगा कि नई वीडियो कौन सी आई है। इससे लेता मैं आपसे विदा, बट यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंस लिंक मिलेंगे, जैसे इंडिया चाइना रिलेशनशिप, यहाँ पर मिलेगा इंडिया मालदीव रिलेशनशिप, और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा इसरो इंपॉर्टेंस इन इंडियन आर्म फोर्सेस, और यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब चैनल। तो ये जो ऊपर 3 वीडियो आपको दिख रही है लिंक, इनको जरूर देखें। SSB में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मालदीव आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, जय हिंद।